हेलो गाइस, नमस्कार। आज के सेशन में आपका स्वागत है। और आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस इस चैप्टर का पार्ट 10। ये होगा लास्ट पार्ट इस चैप्टर का। आज हम खत्म करने वाले हैं और कल से हम शुरू करेंगे एक नया चैप्टर। मतलब कल तो अभी बायोलॉजी होगा, लेकिन परसों हम नया चैप्टर शुरू करेंगे जो कि है इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो आज के लिए तो दोस्तों हम इस चैप्टर को खत्म करेंगे। ये है 10th स्टैंडर्ड का साइंस 1 मतलब केमिस्ट्री का थर्ड चैप्टर फॉर महाराष्ट्र बोर्ड। लेकिन ये सीबीएसई एनटीएससी सबके लिए इंपॉर्टेंट है, सभी को ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट सेशन है। ठीक है, तो सभी लोग बने रहिएगा। और आज के सेशन में हम इस चैप्टर को खत्म करने वाले हैं और उसके बाद आपको नोट्स भी मिलने वाले हैं इस चैप्टर के, जो कि मैं बताऊंगा। और देखिए, आज के सेशन का एजेंडा है, पहले तो हम कोरोजन पढ़ेंगे क्या होता है, फिर उसके बाद हम रैंसिडिटी के बारे में पढ़ने वाले हैं। और उससे पहले आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है कि हमारा एक बैकअप चैनल मैंने तैयार किया है, स्टडी पॉइंट क्लासेस 9 एंड 10 बोल के। मतलब इस चैनल पे क्या होगा, हमारे दोनों ही चैनल्स, एजुकेटेड एजुकेशन और द स्टडी शेक, इन दोनों के वीडियोस उसके ऊपर मैं अलग से वापस अपलोड करूंगा। क्योंकि क्या है पता है क्या, कभी कभी क्या होता है इस चैनल से गलती ने अगर डिलीट कर दिया, क्योंकि यूट्यूब का कुछ कहने नहीं आता, तो इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे नया बैकअप चैनल बना रहे हैं। अगर कोई भी वीडियो आपको इन दोनों तो उस पर अपलोड कर दूंगा। ठीक है, सो लेट स्टार्ट। एंड टू सबसे पहले हमें जो करना है वो है एक्टिविटी। ठीक है, तो हमने 4 टेस्ट ट्यूब लेनी है, 1 2 3 4। ठीक है, ऐसे 4 टेस्ट ट्यूब लेनी है। उसके बाद 4 छोटे आयरन नेल्स, ठीक है, जिसे हम किल्ला कहते हैं। ठीक है, तो ऐसे 4 छोटे छोटे लेने हैं जो कि आयरन के बने हो। ठीक है, उसके बाद हमें रबर कॉर्क लेना है। रबर कॉर्क मतलब ये चीज जो कि आपकी टेस्ट ट्यूब के ऊपर आप फिट कर सकते हो, उसको क्या कहते हैं, ढक्कन जैसा। ठीक है, मतलब टेस्ट ट्यूब का ढक्कन तो होता नहीं, इसलिए उसके ऊपर रबर कॉर्क लगा देते हैं। पहले वुडन होता था, अभी रबर का आता है। और आपको कुछ केमिकल्स भी चाहिए होंगे, वो है एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड, ऑयल, बॉइल्ड वाटर, एटसेट्रा। ठीक है, अब एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड क्या होता है, तो उसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। ठीक है, पहले हम देख लेते हैं कि एक्सपेरिमेंट क्या है। देखिए क्या है यहाँ पे, पहले तो प्लेस 4 टेस्ट ट्यूब्स ऑन अ टेस्ट ट्यूब स्टैंड। तो टेस्ट ट्यूब स्टैंड पे रख लो भाई चारों टेस्ट ट्यूब को। यहाँ पे नहीं दिख रहा है लेकिन रख लेना। नाउ टेक सम बॉइल्ड वाटर इन वन टेस्ट ट्यूब एंड पुट एन ऑयल लेयर ऑन इट। तो आपको क्या करना है, एक टेस्ट ट्यूब में यहाँ पे एक बॉइल्ड वाटर लेना है, गर्म पानी, और उसके ऊपर ऐसे एक ऑयल की लेयर लगा देनी है, मतलब थोड़ा सा ऑयल उसके ऊपर डाल देना है। ठीक है, ये होगी फर्स्ट टेस्ट ट्यूब। टेक सम सॉल्ट वाटर इन द सेकेंड टेस्ट ट्यूब। तो दूसरी टेस्ट ट्यूब में आपको सॉल्ट वाटर लेना है, मतलब सॉल्ट प्लस वाटर, बस उतना ही है। ठीक है, नाउ लेट देयर बी ओनली एयर इन द थर्ड टेस्ट ट्यूब। मतलब थर्ड टेस्ट ट्यूब में कुछ नहीं होगा, सिर्फ हवा भरी हुई होगी। ठीक है, और हवा भरने की जरूरत नहीं होती, वो तो आसपास होती ही है। एंड टेक सम एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड इन द फोर्थ टेस्ट ट्यूब। तो चौथी टेस्ट ट्यूब में आपको एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड लेना है। ठीक है, क्या लेना है बोलो, एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड। एक्चुअली एनहाइड्रस क्या होता है बहुत ज़्यादा डिटेल में हो जाएगा और उससे सेशन बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं उसमें नहीं घुसूंगा। इफ़ यू वांट टू नो अबाउट इट तो आप थोड़ा सा गूगल पे सर्च मार लेना बाद में। ठीक है, सो एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड आपको फोर्थ टेस्ट ट्यूब में लेना है, जो कि ऐसा दिखता है। ठीक है, एंड आफ्टर दैट टेक नाउ प्लेस अ स्मॉल आयरन नेल इन ईच टेस्ट ट्यूब। क्लोज द फोर्थ टेस्ट ट्यूब विद द रबर कॉर्क। तो ये चारों के चारों में आपको एक एक आयरन नेल लेना है और चौथी टेस्ट ट्यूब को आपको रबर कॉर्क से बंद करना है। ठीक है, नाउ लेट ऑल द 4 टेस्ट ट्यूब्स रिमेन अनअटेंडेड फॉर अ फ्यू डेज। कुछ दिनों के लिए चारों टेस्ट ट्यूब को ऐसे ही रहने दो। अनअटेंडेड मतलब उनके आसपास, मतलब उसके उससे कुछ छेड़खानी मत करो, उसे एज इट इज रहने दो। ठीक है, नाउ इसके अंदर आपको ऑब्जर्वेशन क्या मिलने वाले, आपको क्वेश्चन दिया हुआ है टेक्स्ट बुक में, ऑब्जर्व ऑल द 4 टेस्ट ट्यूब्स आफ्टर अ फ्यू डेज। कुछ दिनों बाद चारों को ऑब्जर्व करो। व्हाट डिड यू फाइंड, विच टेस्ट ट्यूब्स हैड द नेल्स एज बिफोर। तो देखिए हमें क्या क्या मिलेगा। After a few days, formation of reddish colored substance, that is rust, was observed on the surface of iron nail in test tube 2, that is containing salt solution, and test tube 3, that was containing only air. However, the process of formation of rust was observed to be faster in the case of iron nail in test tube 2 as compared to iron nail in test tube 3. तो आपको यहाँ पे क्या देखने को मिलने वाला है, आपको ये देखने को मिलेगा कि टेस्ट ट्यूब 2 ये वाली और टेस्ट ट्यूब 3 ये वाली, इनके दोनों के अंदर जो आयरन नेल है वो पहले के जैसा नहीं रहा। उसके ऊपर क्या हो गया, उसके ऊपर रस्ट फॉर्म हो गई, उसके ऊपर रेडिश कलर की एक लेयर फॉर्म हो गई।
ठीक है। और ये भी देखने को मिला कि जो सॉल्ट सोल्यूशन वाला पानी था इसके अंदर की टेस्ट ट्यूब पे फास्टर रेट से ये फॉर्म हुई, जबकि जो एयर थी उसके अंदर थोड़ा सा स्लोअर रेट से ये फॉर्म हुआ। क्या फॉर्म हुआ? सॉल्ट सोल्यूशन, सॉरी रस्ट। ठीक है। नाउ test tube 1 containing oil layer on boiled water and test tube 4 containing air and anhydrous calcium chloride had nails as before. Since both air and moisture, that is water, are necessary for rust formation, nails in test tube 1 and test tube 4 do not undergo rusting. तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एक सिंपल सी बात आपको समझनी है कि जो फर्स्ट टेस्ट ट्यूब थी, ठीक है, ये वाली किधर गई भाई, हाँ, ये जो फर्स्ट टेस्ट ट्यूब थी इसके अंदर आपको देखने को मिलता है कि नेल के पास वाटर तो है, ठीक है, उसके आसपास वाटर तो है, लेकिन उसके पास एयर नहीं है, क्योंकि ऊपर ऑयल है। ऑयल की वजह से एयर का रास्ता ब्लॉक हो जाता है, मतलब ऑक्सीजन वो अंदर जा ही नहीं पाती। तो दोनों जरूरी होते हैं, एक तो है वाटर, दूसरा है ऑक्सीजन। तो अगर उसको सिर्फ वाटर मिल रहा, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा, तो उसकी रस्टिंग नहीं हो सकती। ठीक है। आप थर्ड टेस्ट ट्यूब पे देखो, यहाँ पे वाटर तो नहीं दिया है, लेकिन हमारी एयर में मॉइस्चर प्रेजेंट होता है, मतलब वाटर इन द गैशियस फॉर्म एयर में प्रेजेंट होता है कहीं ना कहीं। ठीक है। तो उसकी वजह से यहाँ पे रस्टिंग हो जाती है। स्पेशली मॉनसून सीजन में आपने देखा होगा, आप किसी चीज को शैडो में भी रख दो, शेड में भी रख दो, ऊपर से कुछ शेड लगा दो, लेकिन फिर भी उसकी रस्टिंग हो जाती है, क्योंकि हमारी पूरी एयर में मॉइस्चर होता है, और रेनी सीजन में तो मैक्सिमम होता है, तो उसकी वजह से रस्टिंग होती है। जबकि फोर्थ टेस्ट ट्यूब में क्या होता है, ये जो हमने कॉर्क लगाया, इस कॉर्क की वजह से ऑक्सीजन सप्लाई विथ मॉइस्चर सप्लाई दोनों ब्लॉक होगी, और यहाँ पे जो एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड था, इसने क्या किया, जितनी भी ऑक्सीजन टेस्ट ट्यूब में बची थी, उस बची कुची ऑक्सीजन को भी अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिया। तो इसीलिए अब टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या बचा, ऑक्सीजन नहीं बचा। तो इसीलिए इस आयन नेल का ये नहीं हो पाया, रस्टिंग नहीं हो पाया। ठीक है। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। सो बोथ वाटर एंड एयर आर नेसेसरी फॉर रस्टिंग। द रस्टिंग प्रोसेस टेक्स प्लेस रैपिडली इन द प्रेजेंस ऑफ अ सॉल्ट। तो जब सॉल्ट होती है तब फास्ट होता है रेस्टिंग का प्रोसेस, और वाटर और एयर तो एकदम जरूरी फैक्टर्स है। सॉल्ट नहीं रहा तो भी हो जाएगा, लेकिन स्लो होगा। ठीक है। और जैसा कि आप यहाँ पे एग्जांपल देख सकते हैं कि यहाँ पे जो ब्रिज है, ये ब्रिज में रस्टिंग हो गया है, और इस रस्टिंग का कारण है वाटर एंड एयर। ठीक है। उसके आसपास एयर था, एयर में मॉइस्चर, वाटर इन द फॉर्म ऑफ मॉइस्चर भी था, इसलिए इसका रस्टिंग हो गया। सेकेंड केस में आप देख सकते हैं शायद ये नीचे गिरी होगी पानी के अंदर, और निकालने के बाद ऐसी रस्टिंग हो गई होगी, राइट। ये नहीं है, ये रस्टिंग नहीं है, ये सादा फॉर्म है, ये नॉर्मल फॉर्म है, एंड दिस इज रस्टिंग। ठीक है। ये समझ में आ गया। अब देखिए एक्सप्लेनेशन। हैव यू सीन द इफेक्ट ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन इन योर एवरीडे लाइफ? तो हमने देखा था कि रिडॉक्स रिएक्शन बहुत ही कॉमन रिएक्शन है, बहुत जगहों पे देखने को मिलता है, हमने पिछले चैप्टर में देखा था, सॉरी पिछली क्लास में देखा था। द न्यू व्हीकल्स लुक शाइनी, ऑन द contrary old vehicles look dull. A certain type of reddish colored solid layer collects on their metallic surface. This layer is called rust. Its chemical formula is Fe2O3XH2O. अब देखिए क्या होता है, जो हमने नई नई गाड़ी ली, वाह एकदम चमकती हुई मस्त, ठीक है, एकदम नई गाड़ी ली है कि नहीं, और उसके अंदर गए घूमने आराम से, सबको शो ऑफ करने, और थोड़े सालों बाद उसी गाड़ी को लोगों के सामने जाने को भी क्या कहते हैं, शर्म आती है, क्योंकि वो गाड़ी बहुत ही गंदी दिखने लगती है। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर ऐसे देखिए थोड़ा थोड़ा कहीं ना कहीं रस्टिंग होने लगती है। ठीक है। ये हमारी खुद की गाड़ी है, मतलब मेरे घर पे की ये गाड़ी है, उसका फोटो मैंने यहाँ पे ओरिजिनल लगाया है। देखिए यहाँ पे व्हील के यहाँ पे रस्टिंग हो गई, क्योंकि हमारी गाड़ी ऑलमोस्ट 6 to 7 years पुरानी है, तो ऐसे रस्टिंग होने लग जाती है, और ये बहुत पुरानी सी एक गाड़ी है। ओके। कुछ कबाड़ खाने में अगर पड़ी हो तो ऐसी गाड़ियां हमें देखने को मिल जाती है। तो उसके ऊपर ये जो रेडिश कलर का सॉलिड लेयर बना है, उसे हम कहते हैं रस्ट। और रस्ट का केमिकल फॉर्मूला होता है फेरिक ऑक्साइड। ठीक है। Fe2O3 मतलब फेरिक ऑक्साइड, XH2O, X इसलिए क्योंकि वहां पे कितना भी H2O हो सकता है, वाटर का कंटेंट कितना होगा वी डोंट नो। ठीक है। तो वाटर कितना भी हो सकता है, इसलिए X लिखा है यहाँ पे, XH2O। ओके। नाउ हाउ इज रस्ट फॉर्म्ड? रस्ट बनती कैसे है? द रस्ट ऑन आयरन डज नॉट फॉर्म बाय सिंपल रिएक्शन ऑफ ऑक्सीजन विद आयरन सरफेस। अरे ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आयरन है, ऑक्सीजन आया और उसको रस्टिंग कर दिया, ऐसा नहीं होता। ठीक है। यहाँ पे मैक्सिमम केसेस में रस्ट इज फॉर्म्ड बाय एन इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन। यहाँ पे एक इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन होता है, मतलब इलेक्ट्रोलाइसिस होता है।
ठीक है, हमने पिछले साल इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर पढ़ा हुआ है, अब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ आयन। ठीक है, डिफरेंट रीजन्स ऑन द सरफेस ऑफ आयन बिकम एनोड एंड कैथोड। अब देखिए जो आयन होता है, यहाँ पे मैंने आपके लिए बहुत ही अच्छा एक डायग्राम लाके रखा है। ये जो आयन होता है इसके अलग अलग रीजन्स एनोड और कैथोड की भूमिका निभाते हैं यहाँ पे। ठीक है, मतलब उसका कैरेक्टर यहाँ पे, इसका रोल यहाँ पे प्ले करते हैं। देखिए सबसे पहला स्टेप इसके अंदर क्या होता है, केमिकल इक्वेशन के फॉर्मेट में बता रहा हूँ। आयन इज ऑक्सीडाइज्ड टू Fe2 प्लस इन द एनोड रीजन। जो एनोड रीजन होता है वहां पे आयन का ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन मींस लूजिंग इलेक्ट्रॉन या फिर गिविंग अवे इलेक्ट्रॉन। तो जो आयन है वो क्या करेगा, अपने 2 इलेक्ट्रॉन दान करेगा और वो बन जाएगा Fe2 प्लस आयन। ठीक है, और उसी के साथ साथ 2 इलेक्ट्रॉन हमें मिल जाएंगे। ठीक है, एंड दिस Fe2 प्लस इज एक्वियस, इसके अंदर पानी का कंटेंट भी होगा। कहाँ पे होगा, ये अनोड रीजन में होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं अनोडिक साइड यहाँ पे होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे वाटर आ चुका है। ठीक है, तो इसीलिए हम इसे एक्वियस सोल्यूशन कह रहे हैं। नाउ सेकेंड स्टेप में क्या होता है, ऑक्सीजन इज रिड्यूस्ड टू फॉर्म वाटर इन द कैथोड रीजन। तो कैथोड रीजन में क्या होगा, ये जो ऑक्सीजन है यहाँ का, ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीजन आएगा और इस ऑक्सीजन का हो जाएगा यहाँ पे ऑक्सीडेशन, सॉरी रिडक्शन। ठीक है, और उस रिडक्शन की वजह से क्या हो जाएगा, इसके अंदर हाइड्रोजन ऐड होगा। रिडक्शन का मतलब हाइड्रोजन का ऐड होना। तो यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड होके इसका बन जाएगा H2O। क्या आप यहाँ पे देख सकते हैं, यस जरूर देख सकते होंगे। ठीक है, और इसका रिएक्शन होता है ऑक्सीजन गैस प्लस 4 हाइड्रोजन आयॉन्स प्लस 4 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन बने, ऐसा 2 टाइम कर दो तो 4 इलेक्ट्रॉन बन जाएंगे। करेक्ट, तो ये 4 इलेक्ट्रॉन आ रहे प्लस यहाँ पे 4 हाइड्रोजन के आयॉन्स आ रहे हैं, तो उससे हमारा बना 2H2O, जो कि लिक्विड फॉर्म में, वाटर तो लिक्विड होता है, सिंपल सी बात। नाउ when Fe2 plus ions migrate from the anode region, they react with water and further get oxidized to form Fe3 plus ions। मतलब ये अभी क्या करेंगे, ये जो Fe2 plus ions यहाँ पे बने थे, ठीक है, यहाँ पे जो Fe2 plus ions बने थे, ये माइग्रेशन होगा इनका। ठीक है, यहाँ पे इनका होगा माइग्रेशन और इनका एक और इलेक्ट्रॉन ये दान करेंगे। ठीक है, इसका ऑक्सीडेशन होने वाला है। ऑक्सीडेशन मतलब लूजिंग इलेक्ट्रॉन। तो ये एक और इलेक्ट्रॉन को दान करेंगे और यहाँ पे Fe3 प्लस आयॉन्स बनाएंगे। क्या बनाएंगे बोलो, Fe3 प्लस आयॉन्स। ठीक है, और उसके बाद क्या होगा, रेडिश कलर्ड हाइड्रेटेड ऑक्साइड इज फॉर्म्ड फ्रॉम द Fe3 प्लस आयॉन्स, इट इज कॉल्ड रस्ट, इट कलेक्ट्स ऑन द सरफेस। तो यहाँ पे क्या होने वाला है, ये जो Fe3 प्लस बना, ठीक है, ये जो Fe2 प्लस था इसका Fe3 प्लस हुआ, Fe3 प्लस, और इसने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया और इसका बन गया रस्ट। ठीक है, और रस्ट का फॉर्मूला आपको पता है Fe2O3.XH2O। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। और इसका 2Fe3 प्लस के आयॉन्स थे। ठीक है, उन्होंने 4H2O के साथ, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करो तो इससे 4H2O आपको मिलेगा। ठीक है, 4H2O मिलेगा। तो यहाँ पे जब आप ऐसे बनाओगे तो उससे क्या मिलने वाला है आपको, तो उससे आपको मिलने वाला है यहाँ पे Fe2O3 प्लस H2O, और ये होगा सॉलिड फॉर्म में। सॉरी, यहाँ पे प्लस नहीं है, Fe2O3 इंटू H2O है और ये सॉलिड फॉर्म में मिलेगा और इसी को हम कहते हैं रस्ट। ठीक है, और उसी के साथ साथ 6 हाइड्रोजन आयॉन्स एक्वियस सॉल्यूशन बनाएंगे, मतलब वो बाहर निकल जाएंगे उसमें से। ठीक है, दिस इज योर इक्वेशन 29। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहां से क्वेश्चन आ सकता है कि आपको डायग्राम दिया हुआ है, दिस इज अ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। पिछले साल ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, पिछले या पिछले के पिछले साल। ठीक है, ये पूछा जा चुका है, इसे अच्छे से पढ़ो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको डायग्राम दे दिया और आपको बोला इसका एक्सप्लेनेशन दो, तो एक्सप्लेनेशन में आपको पहले तो ये लिखना है, ठीक है, और उसके बाद आपको ये लिखना है। करेक्ट, इतना एक्सप्लेनेशन होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ओके, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। ड्यू टू वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ एटमॉस्फेयर, ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल्स टेक्स प्लेस, consequently resulting in their damage, this is called corrosion। तो देखिए रस्टिंग और कोरोजन में एक डिफरेंस होता है। कुछ लोग समझते हैं कि भाई रस्टिंग और कोरोजन इज द सेम थिंग, इवन मैं भी पहले समझता था, इसलिए टेंशन मत लो। तो यहाँ पे क्या होता है, जब मेटल की रस्टिंग हो जाती है और उस रस्टिंग की वजह से मेटल को डैमेज पहुंचता है, तो डैमेज पहुंचने को हम कोरोजन कहते हैं, ना कि रस्टिंग होने को। ठीक है, तो मेटल की रस्टिंग हुई, उसको डैमेज हुआ, तो उसे हम कहेंगे कोरोजन। सो आयरन रस्ट
and a reddish colored layer is collected on it. This is corrosion of iron. Corrosion is a very serious problem. We are going to study about it in the next chapter. तो नेक्स्ट चैप्टर में कोरोजन कितना खतरनाक हो सकता है ये हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। लेकिन उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कोरोजन इज अ वेरी सीरियस प्रॉब्लम। बड़े बड़े ब्रिज टूट जाते हैं कोरोजन की वजह से, ठीक है। मतलब ये काफी इंपॉर्टेंट है और काफी ये नुकसानदायी है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है, हाउ आर द ब्लैक एंड सिल्वर यूटेंसिल्स एंड पैटिनेटेड दैट इज ग्रीनिश ब्रास यूटेंसिल्स क्लीन्ड। तो देखिए आपने ऑब्जर्व किया होगा कि जो सिल्वर के यूटेंसिल होते हैं, सिल्वर के कांटे चम्मच या जो भी हो आपके बर्तन हो, वो ब्लैकिश हो जाते हैं। और आगे चल के अगर आपने ब्रास के यूटेंसिल्स देखे हैं तो वो ब्रास का क्या हो जाता है, वो ग्रीनिश कलर में हो जाता है, उसे हम कहते हैं पैटिनेटेड, ठीक है। तो ये पैटिनेटेड क्यों होते हैं, मतलब ये ग्रीनिश कलर क्यों हो जाता है, ये ब्लैकिश कलर क्यों हो जाता है सिल्वर का, तो उसका आंसर है ब्लैक एंड सिल्वर यूटेंसिल्स कैन बी क्लीन्ड। अच्छा क्यों होता है ये, तो कोरोजन की वजह से। अब उसका क्लीनिंग कैसे करेंगे हम, तो ब्लैकेंड सिल्वर यूटेंसिल्स कैन बी क्लीन्ड बाय ट्रीटिंग देम विद अ मिक्सचर ऑफ हॉट वाटर, कॉमन सॉल्ट एंड बेकिंग सोडा। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, गर्म पानी के अंदर नमक और बेकिंग सोडा डाल देते हैं और उसके अंदर सिल्वर यूटेंसिल्स को अच्छे से धो लेते हैं तो वो क्लीन हो जाते हैं। Now greenish brass utensils can be cleaned using a mixture of common salt and white vinegar. तो ये जो ब्रास यूटेंसिल है हरे हो चुके हैं, इनको हम व्हाइट विनेगर के अंदर, जो हमारा सादा एकदम विनेगर होता है, उसके अंदर हम कॉमन सॉल्ट थोड़ा सा नमक डाल सकते हैं और उससे इसे क्लीन कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे हम इसकी क्लीनिंग करते हैं। आपके घर वालों को ये जरूर पता होगा, उन्हें आप पूछ के देखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा लास्ट पॉइंट इस चैप्टर का जो कि है रैंसिडिटी, और रैंसिडिटी क्या होती है वो भी देख लेते हैं। When we use old leftover cooking oil for making food stuff, it is found to have foul odor called rancidity. If food is cooked in such oil, its taste also changes. तो देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे, अगर हमने बहुत पुराना तेल लिया है, ठीक है, कुकिंग ऑयल मतलब तेल, खाने का तेल, खाने के लिए अगर खाना बनाने के लिए अगर लिया है, तो उसमें से क्या होता है, फाउल ओडर आती है। ओडर मतलब दुर्गंध, ठीक है, गंदी बास। तो यहाँ पे हमें एक फाउल ओडर मतलब एक बैड स्मेल आती है उसमें से, और इसे हम कहते हैं रैंसिडिटी, ठीक है, इसे हम कहते हैं रैंसिडिटी। अगर खाने को इस तेल में बनाया जाए तो खाने की भी टेस्ट बदल जाती है, एंड इट इज नॉट गुड फॉर आवर हेल्थ। When oil or ghee is left aside for a long time, or fried food is left aside for a long time, it undergoes air oxidation and becomes rancid. तो अगर तुम्हारे पास तेल है, घी है, या फिर तुमने कुछ तो चिप्स वगैरह लिए हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल, जो कि आपने बहुत देर तक रख दिए हैं ऐसे साइड में, तो उसमें जो फैट रहता है, ठीक है, उसके अंदर जो फैट्स होते हैं वो फैट्स रैंसिड हो जाते हैं, ठीक है, क्योंकि ये सब फैटी सब्सटेंसेस है, इनके अंदर के फैट्स ऑक्सीडेशन करते हैं, ठीक है, अपने आसपास ऑक्सीजन होता है तो वो ऑक्सीडेशन करते हैं और उसकी वजह से रैंसिडिटी होती है, ठीक है। नाउ रैंसिडिटी इन द फूड स्टफ cooked in oil or ghee is prevented by using antioxidants. तो कुछ एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, उनका इस्तेमाल करके रैंसिडिटी को प्रिवेंट किया जा सकता है, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऑफ फूड स्टफ कैन ऑल्सो बी स्लोड डाउन बाय स्टोरिंग इट इन एयर टाइट कंटेनर। तो देखिए क्या क्या है। पहली चीज, एंटीऑक्सीडेंट का क्या मतलब है, यहाँ पे फॉर एग्जांपल हम जो चिप्स के पैकेट देखते हैं, वो चिप्स के पैकेट आपने देखे होंगे कि फूले हुए रहते हैं, उसके अंदर चिप्स थोड़े से निकलेंगे लेकिन वो पैकेट पूरा फूला हुआ रहता है, क्योंकि उसके अंदर क्या होता है, पहली चीज, या तो वो वैक्यूम रहता है, मतलब उसके अंदर कोई ऑक्सीजन या कोई भी एयर नहीं रहती, या फिर उसके अंदर नाइट्रोजन गैस फिल की जाती है, जिसकी वजह से वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में नहीं आ पाते ये चीजें, और उसकी वजह से उसका ऑक्सीडेशन नहीं हो पाता। या फिर दूसरी चीज सिंपल कर सकते हैं कि उसे एयर टाइट कंटेनर में रखो, उसमें हवा नहीं जा पाएगी, तो वहां पे ऑक्सीडेशन का रिएक्शन स्लो डाउन किया जा सकता है, रोका नहीं जा सकता इस तरीके से, क्योंकि एयर टाइट कंटेनर में भी एट लास्ट कुछ ना कुछ एयर तो रह ही जाती है, उसके अंदर पूरा वैक्यूम रहेगा ऐसी कोई गारंटी नहीं रहती है, इसलिए यहाँ पे ऑक्सीडेशन रिएक्शन स्लो डाउन हो जाता है क्योंकि ऑक्सीजन कम मात्रा में रहती है, ठीक है, लेकिन दैट इज बेटर, ओके। एंड अभी आपके लिए जो नोट्स है, नोट्स मैंने आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में देके रखी है, इस बार मैंने थोड़ा सा अलग आपको तरीके के नोट्स दिए हुए हैं, आप जरूर देखना, और आपको पसंद आए तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में नोट्स के लिए मैंने लिंक दी हुई है, सो पुट योर डाउट्स इन द कमेंट सेक्शन, या अभी लाइव चैट में पूछ लेना। और मेरा दूसरा चैनल द स्टडी शैक बाय संकेत मनियार अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो कर लेना,
और स्टडी पॉइंट क्लासेस 9 एंड 10 पे आपको सारे बैकअप वीडियोस अब मिलने वाले हैं। मैं रोज डालता जाऊंगा एक एक चैप्टर और उसके हिसाब से आपको मिल जाएंगे। एंड एनटीएससी नोट्स, बोर्ड एग्जाम के प्रैक्टिस पेपर आपको चाहिए हो तो मुझे आप ईमेल कर सकते हैं, यहाँ पे मेरा ईमेल आईडी दिया हुआ है, ठीक है। सो यू कैन कॉन्टैक्ट मी ओवर हियर एंड हियर इज माई इंस्टाग्राम आईडी ऑल्सो। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, अभी तक लाइक ना किया हो तो लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना एंड सब्सक्राइब टू द चैनल इफ यू हैवंट येट एंड प्रेस द बेल आइकन इफ यू वांट द नोटिफिकेशंस ऑन टाइम ऑफ एवरी सेशन। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन एंड इस सेशन के लिए तो इतना ही। नेक्स्ट हमारे साइंस 1 के सेशन में हम एक नया चैप्टर चालू करेंगे एंड अंटिल देन बाय बाय।